हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके थोड़े स्ट्रेस का कारण बना हुआ है, थोड़े क्या शायद ज़्यादा ही आपको तनाव दे रखा है कि समय कम है और कभी भी डीएसएसपी के एग्ज़ाम्स की डेट्स आ सकती हैं। और ऐसे समय में कैसे तैयारी करें कि सिलेक्शन पक्का हो, कि जीत हमारी निश्चित हो। उसके लिए जो है, जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है या जो बच्चे जो हैं बहुत पहले से किसी और जॉब में हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, या दुविधा में हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, तो जो है उनका पढ़ने का थोड़ा सा मूड जो है डिस्टर्ब हो गया है, उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है जो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब हम मैनेज होकर चलते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं बहुत सुचारू रूप से होती हैं। मैनेज होकर चलना मतलब अपने दिन को व्यवस्थित करना, अपने समय को जो है व्यवस्थित करना, ये बहुत ज़रूरी है कुछ भी बड़ा करने के लिए, है ना। तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, जब वो इतना देश संभालते हैं हमारा, तो उनका समय भी जो है व्यवस्थित रहता है, तभी जो है संभाल पाते हैं। ठीक है। तो क्या है आज की जो है जो तैयारी का विषय रहेगा वो क्या है, हम किस किस बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है। और जो है साथ में जो है थोड़े से टिप्स भी मैं आपको दूंगी कि तैयारी अच्छी कैसे हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएसएसबी टीजीटी हिंदी परीक्षा की तैयारी की रणनीति। आप यही रणनीति जो है पीजीटी हिंदी या अदर एग्जाम्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी परीक्षा के लिए सही रणनीति बनाना जरूरी है। रणनीति मतलब युद्ध में जाने के लिए एक पॉलिसी बनाना। युद्ध ही तो है हमारे जीवन का। ठीक है। कि जिसमें हमें अपने लिए कुछ हासिल करना है। ठीक। और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, ताकि जो है हमारा जो रैंक अच्छा है ना, जो कट ऑफ से ऊपर हमारे मार्क्स जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जानना ज़रूरी है कि परीक्षा का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दूसरी बात, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टीजीटी हिंदी परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह समझना होता है। ठीक है। कितने दो खंड होते हैं, वैसे मैंने आगे की स्लाइड में लिखा है। कुल प्रश्न दो होते हैं 200, और जो टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का मिलता है। कैसे होते हैं, पार्ट 1 आता है जिसमें आपके जीके जीएस, जिसे सामान्य जागरूकता कहा जाता है, 20 अंकों की आती है, जिसमें जनरल साइंस, आपकी करंट अफेयर्स हो गए और स्टैटिक जीके हो गई, ये आती है। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें जो है 20 अंकों की वो आती है। टॉपिक्स भी इसमें जैसे आता है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डी कोडिंग हो गया। ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता आता है, नंबर सिस्टम से और जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जो है 20 अंकों का आता है हमारा। हिंदी भाषा की समझ 20 अंकों की आती है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की समझ भी 20 अंकों की आती है। तो पार्ट 1 हमारा कुल कितने अंकों का होता है, 100 अंकों का होता है। ठीक है। और पार्ट 2 हमारा होता है दोबारा से, जिसमें विशेष टीजीटी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर मैं टीजीटी हिंदी का वीडियो बना रही हूँ, तो 100 नंबर का वो आता है जिसमें आपके डीप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है, एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। जो मैंने 100 नंबर के सिलेबस पर आपको नज़र डलवाई है, यानी कि बताना चाहा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आते हैं। देखो, वैसे तो डीएसएसबी टीजीटी हिंदी का जो मेन पेपर सिलेबस है, यानी कि 100 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है ना, जो सिर्फ हिंदी का होता है, वो बहुत वास्ट होता है। वास्ट मतलब कहीं से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन फिर भी डीएसएसबी अपना सिलेबस प्रोवाइड करती है। तो व्याकरण में संधि, समास, वाक्य संरचना, अलंकार, रस, छंद, लोकोक्तियां, मुहावरे, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सभी चीज़ें आती हैं, मतलब पूरी व्याकरण आती है। इसमें से बहुत से व्याकरण के टॉपिक जो है मैंने अपने चैनल पर भी डाले हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है डीएसएसपी के पैटर्न के आधार पर ही, तो आप वो वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब जो साहित्य 100 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी साहित्य
के बारे में प्रश्न होते हैं, जिसमें मुख्य रचनाकार, बहुत सारी रचनाएं है ना, उनके उनके जो रचयिता हैं उनके बारे में। ठीक। उसके बाद महत्वपूर्ण साहित्यिक आंदोलन जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल इत्यादि होते हैं। नाटक लिखे गए, कहानियाँ लिखी गई, पहला नाटक, पहली कहानी, उपन्यास की शुरुआत कब से हुई, निबंध की शुरुआत कौन से काल में हुई, पत्रिका की शुरुआत कौन से काल में हुई, आलोचना वाले कवि कौन से, लेखक कौन से हैं, इत्यादि। तो गद्य पद्य भाग में एनसीईआरटी और जो है एनसीईआरटी के जो लेखक परिचय होते हैं। और यहाँ तक आपको बताऊं कि क्या क्या प्रश्न देखे गए हैं, जो हमारे पैसेजेस आते हैं ना इसमें सब्जेक्टिव पेपर में, वो अधिकतर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स के चैप्टर से होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भाषा शिक्षण विधियां 10 अंकों का अंत में ये हमारा आता है, जो किस पर निर्धारित होता है, जैसे हिंदी शिक्षण की नॉलेज पर, साइकोलॉजी ऑफ हिंदी शिक्षण कह सकते हैं, जिसमें शिक्षण विधियां हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है। अधिगम के सिद्धांत हो गए, ये सब। अगली स्लाइड में जो है मैंने आपको यहाँ पर टीजीटी हिंदी का ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर आपके सामने लाया है, मिलता जुलता ही है जो मैंने आपको बताया है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, कहाँ से विकास हुआ, गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है, उपन्यासों पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकांकी, यात्रा वृतांत, संस्मरण, ये सब हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। ठीक है। आत्मकथा, क्योंकि इनको सबको लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न आदि। काव्य भाग में कविता का विकास कैसे हुआ, आदिकाल में कैसा काव्य लिखा जाता था, भक्ति काल में काव्य कैसे लिखा जाता था, निर्गुण सगुण काव्य, सूफी काव्य हमारा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको चैनल पर वीडियो डाले हुए हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें बिल्कुल जितना डीएसएसपी के लिए जरूर देखो, ये समय वो है, इसमें ये नहीं कि हम 1000 बुक्स पढ़ने की कोशिश करें। अब जो समय है वो रिवीजन का समय है। ठीक है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। ठीक है। डीप पढ़ना चाहिए हमें जब हम 1-2 साल से स्टडी कर रहे हो, लेकिन अभी जो है अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है ना। तो मैंने आपके वीडियोस में उतना कंटेंट आपको दिया है जैसा मैंने डीएसएसबी में बार बार देखा गया है कि प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आधुनिक कालीन काव्य, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता में आधुनिक काल को बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद जो है लिपि के बारे में, भाषा के विकास के बारे में। अब ये व्याकरण का जो है यहाँ पर सिलेबस आ गया, सभी तरह के अलंकार, शब्द शक्तियाँ, मुहावरे, पठित गद्यांश, संपर्क भाषा क्या है, इसके लिए भी मैंने जो है आपके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आधा सिलेबस जो है व्याकरण का, लगभग पूरा 80% सिलेबस जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी जो है मैं आपको भक्ति काल तक पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद जो है कौन कौन सी बुक्स पढ़े हम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्रंट पेजेस जो है बुक्स के डाले हैं, ताकि आपको अगर बुक ढूंढनी है तो आप देख देख सके। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा है, वो उनके कथन इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में रामचंद्र शुक्ल जी एक आलोचक थे, है ना, तो उनके कथन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तथ्यों की बात करें तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, बहुत अच्छी बुक है, ये मैं खुद पढ़ती हूँ कई बार। इसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन की यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो बुक है, ये आपकी टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अलावा जो है एनसीईआरटी की बुक्स में लेखक परिचय जो है बहुत महत्व रखते हैं, 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। वैसे मैंने 6ठी से 8वीं तक की जो है किताबें हैं, उनमें से भी कई प्रश्न यहाँ पर देखे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है एक हिंदी व्याकरण की डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक है, जो व्याकरण के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो है सामान्य जागरूकता, ये हम पार्ट 1 की अब बात कर रहे हैं। जो हमारा पार्ट 1 100 अंकों का है, जिसमें हमारे जो है 20-20 अंकों के 5 भाग बटे हुए हैं। तो सबसे पहला खंड आता है जो जनरल साइंस का है, जिसे हम सामान्य जागरूकता कहते हैं। इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, भारत का इतिहास, है ना, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी कह लो, राजनीति, पॉलिटिक्स से आ जाते हैं। संविधान जो है बहुत प्रश्न आते हैं, संविधान से महत्वपूर्ण आर्टिकल बार बार पूछे जाते हैं। पुस्तकें किसने लिखी हैं, ये पूछा जाता है।
और अभी जैसे लास्ट जैसे अभी अगर 2025 में एग्ज़ाम होता है तो आपको 2024 में जितने भी खेल पुरस्कार दिए गए, कितने खेल हुए, है ना, इन सब की जानकारी, और यहाँ तक कि पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा पद्म भूषण, पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कारों की, हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कारों की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे करें इस पार्ट की, हम तो समाचार पढ़ना जो है, समाचार पत्र पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। हम बहुत सारे समाचार पत्र है पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए महेंद्र दृष्टि, परीक्षा पे जो है, ऐसी जो है मैगजीन पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं। जनरल साइंस के टॉपिक या स्टैटिक जीके के टॉपिक हमें एनसीईआरटी की 6 to 10th तक की बुक से मिल जाते हैं। तो जो है आप देखेंगे ना, सोशल साइंस की बुक देखेंगे, इंटरेस्टिंग भी, आप ईवीएस की बुक भी देखिए, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। 20 अंकों की तैयारी के लिए आपको, हाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कौन कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। जैसे आप जो है हमारा जो है सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, जो हमारी मृदा जो है, सॉइल के बारे में पढ़ सकते हैं आप, जो है हमारी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक। इसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी, जो 20 अंकों की आती है। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा, दूरी, बैठने की व्यवस्था, रक्त संबंध, घड़ियाँ, कैलेंडर, संख्या श्रृंखला आदि सबके बारे में पूछा जाता है। इनके आपको क्या करने हैं, रोज कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल करने हैं। RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग उपयोगी होती है इसके लिए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम करनी है, इससे ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है हमारा अंकगणित और संख्यात्मक योग्यता, जो मैंने पहले भी बताया था कि 20 अंकों की आती है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो एंड प्रपोर्शन हो गया, समय और कार्य, है ना, वर्क एंड जो टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप और टंकी आ गया, औसत एवरेज आ गया, सिंपल एंड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डेटा एनालिसिस आ गया, है ना। तो ये सब इसमें पूछा जाता है। तो आप इसमें भी अगर एनसीईआरटी के 6 to 10th के मेन टॉपिक्स जो है याद करें, पढ़ें और सॉल्व करें तो अच्छा है। साथ में इसमें क्या है कि आप जो फॉर्मूलाज को याद करें, फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, है ना। और जो है प्रैक्टिस इसमें भी चाहिए, कम से कम 20-30 प्रश्न रोज करने हैं, ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। इसके बाद आ जाता है हमारा अंग्रेजी भाषा और समझ। महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है व्याकरण, इसमें हिंदी भाषा को भी डाल लीजिए, तो दोनों का ही है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन अंग्रेजी और हिंदी, तो दोनों का ही है इसमें कि व्याकरण में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, समानार्थी, विपरीतार्थक हिंदी के लिए, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है हिंदी का, पठित गद्य, अपठित गद्यांश भी आता है। इंग्लिश में भी सेम पैटर्न है। ठीक है, कि आपको नाउन पूछा जाएगा, आपको टेंसेस पूछे जाएंगे, सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, ठीक है, एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, एरर पूछा जाएगा वाक्य में, है ना। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके लिए क्या करना है, आप जो है नीतू सिंह की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ल्यूसेंट की हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हैं। हिंदी जो है आपको, जो है हिंदी ग्रामर आप मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी बता चुकी, ये आपकी विश है कि आप कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद जो है हमें क्या करना चाहिए, वैसे तो मॉक टेस्ट आपके पास, अगर अपना आपका टाइम टेबल, आपका पूरा दिन है आपके पास प्रिपरेशन के, तो अपना टाइम टेबल बनाएं कि 6 से 7 में करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पढ़ूंगा, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ हमें अच्छे से याद होता है। ठीक है, 7 से 8:30 बजे मैं हिंदी साहित्य और व्याकरण करूंगा, इसको आप थोड़ा और समय भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 10 से 11:30 गणित और रीजनिंग, और 4 से 5:30 अंग्रेजी भाषा हो गया। मॉक टेस्ट करने हैं, पिछले साल के प्रश्न हल करने, ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा टाइम टेबल नहीं चाहते हैं तो आप वीकली जो है 2 मॉक का जो है अपना टारगेट रखें। ठीक है, कि 2 मॉक्स तो मुझे देने ही देने हैं। और जो है सैटरडे संडे अपना जो है रिवीजन टाइम रखें, कि पूरे वीक जो आपने पढ़ा है वो आपको
उस दिन जो है रिवाइज करना है। रिवीजन के बिना हमें याद नहीं रहता। और जो है ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप फॉलो कर सको। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और हम उसको फॉलो नहीं करें। इससे क्या आता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आ जाती है कि हमने तो टाइम टेबल बनाया, हम तो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। इससे अच्छा है वही टाइम टेबल बनाइए जो आपको सूट करता है, जो आपकी हॉबीज़ के अनुसार, आपके समय के अनुसार आपको जो है पढ़ने के लायक बनाए। और बाकी ये बात भी है कि जज्बा होना चाहिए पढ़ने का। पढ़ने के मौके ढूंढने हैं, पढ़ाई से पीछे नहीं जाना है। मौका ढूंढिए, कहीं जाने को कोई कहता है तो ये सोचिए कि पहले पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि जॉब लेना सबसे बड़ी जो है अभी की जिम्मेदारी है। ठीक है। इसके बाद जो है और क्या करना चाहिए, आपको जो है स्ट्रेस कम लेना है, फालतू बातों में कम ध्यान देना है, सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ। अपना एक लक्ष्य एक ही बना कर रखें कि इस बार तो मुझे पढ़ना ही है। और जो है पॉजिटिव सोचिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मैं खूब पढ़ूंगा या मैं खूब पढ़ूंगी। ठीक। तो ये था आपके लिए एक छोटा सा जो है प्रारूप परीक्षा का। मेहनत आपकी है, हम सिर्फ सहायता करने के लिए यहाँ पर हैं। आप अगर किसी टॉपिक में मुश्किल पाते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझसे जो है आप अपनी क्योरीज जो है जो है भेज सकते हैं। अपने प्रश्न जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी विश है। ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।